नमस्कार, स्वतंत्र समय में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। आई नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। देर रात कैथल व जिंद पुलिस की दो कुख्यात बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि एक बदमाश को गंभीर रूप से चोटें आई हैं। देर रात कैथल व जिंद पुलिस की दो कुख्यात बदमाशों से हुई मुठभेड़ में एक बदमाश मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को पीजीआई रोहतक में एडमिट कराया है। पुलिस ने इस अभियान को बड़ी कामयाबी मानी है। बदमाश जिंद व सोनीपत जिलों में दर्जनों वारदात को अंजाम देकर पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे। एसपी कृष्ण मुरारी ने जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार देर रात को पुलिस को सूचना मिली कि दो बदमाश एक कार में सवार हैं। दोनों बदमाश गांव किठाना में लोगों से लूट कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने एक शराब का ठेका, एक पेट्रोल पंप, एक ढाबा व राहगीरों को लूटा है। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में भारी पुलिस बल गांव किठाना पहुंचा। पुलिस ने तुरंत ही बदमाशों को घेर लिया, लेकिन बदमाश जिंद की तरफ भागने लगे। एसपी ने बताया कि बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग आरंभ कर दी। पुलिस ने भी बचाव के लिए बदमाशों पर फायरिंग की। इस दौरान कई घंटों तक पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़ चली। पुलिस ने भी बदमाशों का पीछा नहीं छोड़ा। बदमाशों पर लगातार पुलिस फायरिंग व घेराबंदी के देखते हुए बदमाशों ने कार को बहुत तेज गति से भगा लिया। इसी दौरान बदमाशों की कार अलेवा एसएचओ की गाड़ी से जा टकराई। अलेवा पुलिस ने भी बदमाशों पर फायरिंग की। इसके बाद भी बदमाश रुके नहीं और वहां से भी भाग निकले, लेकिन कुछ ही दूरी पर उनकी कार एक पेड़ से जा टकराई। इतने में कैथल व जिंद पुलिस ने कार को घेर लिया। पुलिस ने जब जांच की तो एक बदमाश की मौत हो चुकी थी, जबकि एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने घायल को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया है। एसपी ने बताया कि एक बदमाश की पहचान पवन निवासी भिंडताना व संजीव निवासी गोसाई खेड़ा जिला जिंद के रूप में हुई है। एनकाउंटर में बदमाश पवन की मौत हो गई, जबकि संजीव को पीजीआई में भर्ती कराया गया। बदमाशों को पकड़ने में किठाना की पब्लिक का जबरदस्त समर्थन मिला। एक युवक की चेन भी बदमाशों ने छीनी थी। वह युवक अंत तक उनके साथ रहा। इसके अलावा ठिकाना के दर्जन लोगों ने पुलिस को सहयोग किया। उन्होंने कहा कि अगर पब्लिक पुलिस का सहयोग करे तो कोई भी बदमाश बच नहीं सकता। तो लगभग 9 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि गांव किठाना में और दो बदमाश एक नई बीट गाड़ी में लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने एक ठेका, एक पेट्रोल पंप और एक होटल और राह चलते हुए लोगों से लूटपाट की है, जिसकी सूचना पर हम एकदम से एक्टिव हुए और जिले की लगभग सारी फोर्स किठाना की तरफ गई। उसको रेगुलेट किया, कंट्रोल किया। साथ लगता डिस्ट्रिक्ट जींद से तालमेल किया तो उनका बड़ा लगभग 1 घंटे तक हमारी डॉग फाइटिंग बोलते हैं इसको, बहुत चेजिंग हुई और उसका रिजल्ट ये रहा कि वो अल्टीमेटली अलेवा जो एसएचओ हैं उनकी गाड़ी से टकरा के उनका वहाँ इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर के बाद फिर वो भाग लिए और स्पीड में दूसरे पेड़ से टकरा के वहाँ गिर गए, जिनको घायल अवस्था में हॉस्पिटल पहुँचाया गया। तो हॉस्पिटल जाने के बाद पता लगा उनमें से एक डेड हो गया और एक काफी सीरियस था, उसको पीजीआई गए। तो जींद पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन सरसरी तौर पर हमें ये पता लगा कि ये जींद एरिया में और सोनीपत एरिया में ऑपरेट होते थे और खतरनाक अपराधी थे। दोनों के ऊपर लगभग 10-10, 12-12 हिनियस क्राइम के केस इन पे। दीप और एक का नाम पवन बता रहे थे और दोनों जींद एरिया के ही रहने वाले थे। एक थाना जुलाना का था और एक थाना पिलो के। एक घंटे से लगभग 8-10 मिनट ऊपर ही लगी हैं और काफी राउंड फायरिंग भी हुई है और काफी मतलब मैंने कहा ना हॉट चेजिंग या डॉग फाइटिंग, ये दो शब्द जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो ये काफी लंबी होती है, छोटी नहीं होती। बिल्कुल सही है, दोनों का कोऑर्डिनेशन भी ठीक था और कैथल पुलिस की जो तत्परता थी उसी का नतीजा था ये जो एक अपराधी पकड़ में आया। इसको बिल्कुल ठीक मानता हूं कि कैथल पुलिस का और जींद पुलिस का तालमेल भी सही था और बिल्कुल तत्परता से कार्रवाई की और उचित कार्रवाई की। केंद्र सरकार ने उन शहरों के नाम बता दिए हैं जो स्मार्ट सिटी में शामिल होने हैं, लेकिन उसमें अम्बाला का नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, जिससे अम्बाला के लोग काफी नाराज हैं। केंद्र सरकार ने उन शहरों के नाम बता दिए हैं जो स्मार्ट सिटी में शामिल होने हैं,
लेकिन उनमें अम्बाला का नाम कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अम्बाला का नाम स्मार्ट सिटी में से बाहर होने पर लोगों ने भाजपा व कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से स्मार्ट सिटी बनना था, लेकिन अब नहीं बनेगा। दिल्ली में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बनने वाले स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी की। अम्बाला का नाम न आने से अम्बाला के लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। दुकानदारों व व्यापारी वर्ग के लोगों का कहना है कि अम्बाला को स्वास्थ्य मंत्री अनिल विजय के प्रयासों द्वारा स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया था। हाँ जी, मेरा नाम पवन कुमार, सौदागर बाजार से हूँ मैं। मेरी दुकान यहीं पे सौदागर बाजार में। और हमें बड़ा दुख हुआ कि हमारा शहर मतलब पिछड़ गया स्मार्ट सिटी से, और हम चाहते थे कि हमारे विकास होना चाहिए था हमारे शहर का। स्मार्ट सिटी होता तो और मतलब अच्छा विकास होता हमारे शहर का। तो हमारे को बड़ा अफसोस भी है और दुख भी है कि हमारे स्मार्ट सिटी में हमारे शहर का नाम हट गया। मतलब सर, इसमें हमने अखबार में ही पढ़ा, 2-3 बंदों के नाम आए, जैसे हमारे यहाँ के मेयर श्री रमेश मल जी का। अच्छा, थोड़ा एक दूसरे पार्टियां एक दूसरे के ऊपर नाम उछाल रही है। कांग्रेस वाले बीजेपी का नाम ले रहे, बीजेपी वाले कांग्रेस का नाम ले रहे हैं। तो इनकी आपस में मतलब खिच्चमतानी में हमारा नुकसान हमारे शहर को उठाना पड़ा है। लेकिन अम्बाला के मेयर वघैर ने इसे बाहर निकलवाने में अहम भूमिका निभाई है। तो कुछ लोग अपने आप को इसका जिम्मेदार मान रहे हैं, कुछ लोग कांग्रेस और भाजपा दोनों राजनीतिक पार्टी को जिम्मेदार मान रहे हैं। उनका कहना है कि इतने सालों में अम्बाला के दिन सुधरने वाले थे, लेकिन अब नहीं सुधरेंगे। गृहिणियों का यह भी कहना है कि अगर अम्बाला स्मार्ट सिटी बन जाता तो अच्छा लगता, लेकिन अब अच्छा नहीं लग रहा है। गृहिणी ने कहा कि स्मार्ट सिटी बनने से सभी जगह सफाई होती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मेरा नाम गुड्डन कश्यप है। सर, स्मार्ट सिटी अगर अम्बाला बन जाता तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता, हम सबके लिए बहुत अच्छा होता। और अब ये स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा तो बहुत बुरा लग रहा है हमें सफाई पसंद थी, सारा कुछ था। अब इस ये जिम्मेवारी तो प्रशासन की है सर, जिम्मेवारी तो प्रशासन की है कि पहले कह दिया, फिर उसके बाद बोल दिया कि नहीं स्मार्ट सिटी नहीं बनेगा। ये नालों में गंदगी, सड़कों पे गंदगी, हमें सब बहुत नुकसान है सर, बहुत ज़्यादा। कोई फायदा ही नहीं है, कैंट के लोगों को बहुत परेशानियां होती रहती हैं। जनपद शामली क्षेत्र के थाना झिंझुना क्षेत्र के गांव अहमदगढ़ में ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर मंदिर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप और 2 घंटे तक थाने का घेराव कर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। जनपद शामली क्षेत्र के थाना झिंझलाना क्षेत्र के गांव अहमदगढ़ में ग्रामीणों ने लगाया पुलिस पर मंदिर में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ का आरोप और 2 घंटे तक थाने का घेराव कर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। एक झोला छाप डॉक्टर के कहने पर पुलिस ने ग्रामीणों को पूरी रात बंधक बनाकर की मारपीट। सीओ ने मामले की जानकारी में न होने की बात कर अपना पल्ला झाड़ा। शामली के थाना झिंझना के गांव अहमदगढ़ में ग्रामीणों ने आज करीब 2 घंटे पुलिस चौकी का घेराव कर पुलिस पर मंदिर में लड़कियों व महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि मामला उस वक्त का है जब सुबह मंदिर में गांव की लड़की व महिलाएं पूजा करने के लिए जाती हैं। उस वक्त मंदिर के अंदर गेट के पास नल पर सिपाही राहुल यादव कच्चे में नहा रहा था और रोजाना आने जाने वाली लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता रहता है। अगर कोई इसका विरोध करती है तो गंदी गंदी गालियां देता है। इतना ही नहीं, बाद में उनके भाइयों को घर से उठाकर चौकी पर लाकर पूरी रात बंधक बनाकर मारपीट करता है। उधर ग्रामीणों ने एक झोला छाप डॉक्टर विनीत कुमार, जिसके पास रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, उस पर भी लगाया पुलिस की मिलीभगत से भोले भाले ग्रामीणों से ठगी करने का आरोप। पुलिस जो है बहुत गलत है, ठीक है जी। एक तो हमारे यहाँ पे मंदिर पर बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि माता बहनें जितनी भी हमारे गांव की लेडीज हैं वे मंदिर पर नहीं जा पाती। वो कारण क्या है कि पुलिस जो है हमारे यहाँ पुलिस चौकी है वो पूरा का पूरा ही स्टाफ है मल चौकी उसमें मंदिर में ही नहाता है, नंगे नहाते मान आप कच्छे पहनकर, लेडीज के नीचे पहनकर, और नंगे वहाँ सोते हैं। और बाबा जी भी उनको बोला था, मना किया था, बाबा जी ने पानी भी बंद कर दिया था। तो बाबा जी को भी गाड़ी दी, बाबा जी को भी उल्टा सीधा बोला। हम गए, हमको भी उल्टा सीधा बोला। जैसे कि हम कमेटी सदस्य हैं तो हम गए, हमको भी उल्टा सीधा बोला। मंदिर की कमेटी के सदस्य हैं? जी।
क्या है आप मंदिर में? हाँ जी, आप सदस्य हैं मंदिर में? हाँ मंदिर में जैसे सदस्य हैं, मान ले सफाई करते हैं हमें, तो हमको भी उल्टा सीधा बोला। हमने अभी पीछे शिविर लगाया हुआ था मंदिर के वजह उसमें कावड़ों में, तब भी हमने मना किया था। उन्होंने जी मगा बाबूजी यहाँ पे मत ना हो बीच। मंदिर के पुजारी रामबिन का कहना है कि मंदिर में रोजाना सिपाही राव यादव आने जाने वाले के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करता है। अगर मैं इसका विरोध करता हूं तो मुझे गाली देकर चुपचाप बैठने की बात कहता है। जी बाबा, आपका नाम? श्यामगिर। क्या मामला है बाबा? ये मामला ऐसा है कि हमने उनको रोका भी। यहाँ जो लड़की आती है ना, माता बहन, तो यहाँ पे पूजा करने आती हैं, एक कच्चे से नहाते हैं। क्योंकि हमने बोला उनको भाई कच्चे से मत नहाओ, अपना या तो बखत नहा जाओ। ये आते हैं, फिर यहाँ से ऐसे आते हैं 8 बजे करीबन 9 बजे करीबन सुबह टाइम होता है लड़की का पूजा करने का, उनके अपना आकर नहाते हैं यहाँ पर। कौन नहाते हैं कच्चे में? यही पुलिस वाले। क्या नाम है पुलिस वाले का? नाम तो नहीं जानते उनका। तो क्या हुआ इस मामले में? पुलिस ने हमने बोला था ऐसे ही नहाएंगे अच्छे से ही, ये बोला उन्होंने, मुझे काम नहीं करेगा यहाँ पे। अपने को इसकी शिकायत की है? नहीं, शिकायत नहीं किया। ग्रामीण लड़की प्रियंका ने बताया कि सुबह के समय में और मेरी सहेली मंदिर जाते हैं, जहां पर रोजाना घंटों राहुल यादव नाम का पुलिस वाला नहाने के बहाने छोटे कपड़ों में खड़ा रहता है और हमारे तरफ गंदे गंदे इशारे करता है। उधर ग्रामीण महिला सावित्री का कहना है कि हमारे गांव की लड़कियां जिस वक्त मंदिर में पूजा पाठ करने जाती हैं, वहां पर एक पुलिस वाला लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता है और गाली गलौज करता है। मंदिर पे जाते हैं, वहाँ पे पुलिस वाले लंगे लाते हैं, वहाँ पे जाना हमारे बंद है, हम जाते नहीं होते। हाँ, पूजा करते हैं, वहाँ पे आते हैं। कच्चे पहन के कुर्सियों पे बैठे रहते हैं और वहाँ से लड़कियाँ जाती है तो देखते रहते हैं, परेशान करते हैं, पूछते हैं कहाँ से आई हो, ऐसे ऐसे कहते हैं। क्या हुआ है? पुलिस वाले क्या करते हैं? क्या करते हैं? जबरदस्ती ऐसे करते हैं। तो कोई आरोप आ जाता है कहीं से या कोई नाम आ जाता है किसी का, तो जबरदस्ती करने लगते हैं, मारने लगते हैं, लेकर चले जाते हैं, गाड़ियाँ बकते हैं जनानियों को, बच्चों को नहीं सोचते हैं, तो थप्पड़ मारते हैं, सीधे लट मारते हैं। हमको सारे मंदिर में तबाह मचा रखते हैं। तो हमारी लड़की को लोगों को छेड़छाड़ नहीं करते हैं। कौन पुलिस वाला करता है? राहुल द्रविड़। झोला छाप डॉक्टर विनीत कुमार का कहना है कि मैं मोबाइल रिचार्ज भी करता हूं। कल रात गांव का लड़का मनोज पैसे डलवाने आया और 100 रुपए देकर 1000 की बात करने लगा और मैंने गले से जबरदस्ती पैसे निकाल लिए और मैंने इस बात की सूचना राहुल यादव को जानकारी दी, जिस पर उसने उसके साथ मारपीट कर मेरे पैसे वापस दिलाए। उधर पीड़ित मनोज का कहना है कि रात डॉक्टर विनीत के यहाँ पैसे डलवाने गया था तो मेरे साथ वह मारपीट हुई और पैसे का झूठा इल्जाम लगाया गया। जी, आपका नाम? विनीत कुमार। विनीत कुमार जी, क्या मामला हुआ आपको? कल मेरे पास में एक बंदा आया पैसे डलवाने के लिए और उसने मुझे 101 की मिनट डलवाई और मुझे 100 का नोट दिया। कुछ देर बाद एक बंदे ने हो रहा है कि उसने भी पैसे डलवा के वो यहाँ से चला गया और थोड़ी देर के बाद में जो कस्टमर था उसने मुझसे 1000 रुपये का बोला कि मैंने 1000 का नोट दिया। मैंने अपना गला खोला और उसको दिखा दी कि भैया देख लो, अगर आपका पैसा हो इसमें 1000 रुपये का नोट हो तो देख लो। उसने मेरे साथ में जबरदस्ती करी और मेरे गले में जब हाथ डाल कर पैसे निकाल लिए। क्या गाँव वालों को आरोप है कि आपने कुछ पुलिस कर्मी बुलाकर उनकी साथ पिटाई कराई या पूरी तरीके? जी नहीं, मैंने सिर्फ इतना किया है कि मैंने यहाँ पे जब जितने भी आदमी थे उनसे बोला कि भाई। जी, आपका नाम? मेरा नाम चंद्रपाल है जी। क्या मामला हुआ? जी, हम मजदूरी करके आए थे और हमने वहाँ से पैसे डलवाए थे 100 रुपये 1000 का नोट देके और उन्होंने 100 रुपये बताए। इस बारे में उन्होंने पुलिस को बुलाकर मारी पिटाई करी। पुलिस वालों ने आपके साथ मारपीट की? मारपीट की जी, बहुत। कितनी कब तक आपको बंधक बनाया उन्होंने? कब तक? 3 घंटे तक बंधक बनाया। फिर दीपक जी आए वहाँ पर, उन्होंने कहा कि मेरी जिम्मेदारी है, ये आदमी सही है, मजदूर आदमी है। कौन, किस डॉक्टर के आपने पैसे गिरवाए? हाँ जी, किसके यहाँ? क्या क्या करते हैं? वे जी स्टोर खोल रखा है बगैर डिप्लोमा के, सर न डिग्री है उसके पास। कई आदमी उनकी दवाई से बीमार भी हो चुके हैं। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सैनी ने जाटों पर फिर साधा निशाना, कहा आरक्षण लेना है तो बनवाएं पीले राशन कार्ड, नहीं तो करें कोर्ट और कानून के फैसले का इंतजार। गरीबों के हकों की
उठा रहा हूं आवाज, सांसद ने कहा आरक्षण लेने वाले सत्ता में बैठे नेताओं का भी बने पीला राशन कार्ड। कुरुक्षेत्र के सांसद राजकुमार सेनी ने जाटों पर फिर साधा निशाना, कहा आरक्षण लेना है तो बनवाए पीले राशन कार्ड, नहीं तो करें कोर्ट और कानून के फैसले का इंतजार। गरीबों के हकों की उठा रहा हूं आवाज, सांसद ने कहा आरक्षण लेने वाले सत्ता में बैठे नेताओं का भी बने पीला राशन कार्ड। जाट समाज के सत्ता में बैठे राजनेताओं और मंत्रियों को भी लिया लपेटे में। कुरुक्षेत्र में सांसद राजकुमार सेनी ने लघु सचिवालय के सभागार में बिजली अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान थानेश्वर के विधायक सुभाष सुधा भी मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों के खेतों में ट्यूबवेल के लिए बिजली के कनेक्शन जल्द से जल्द लगवाएं। आज एक इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट की यहाँ पर एक मीटिंग हुई डीसी ऑफिस में, और उसके अंदर दिन ऊपर जो स्कीम चल रही है उसके तहत 2 साल के अंदर हमने पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर ये लाइट देनी है 24 घंटे की। उसके उपलक्ष्य में मीटिंग हुई। उसके अंदर मीटिंग के अंदर निकल कर आया कि बहुत से जो है कनेक्शन पेंडिंग थे, जो पब्लिक हेल्थ ने इलेक्ट्रिसिटी को लिखा हुआ है 3-4 महीने से, पब्लिक हेल्थ के जो अपना ट्यूबवेल थे उसके कनेक्शन नहीं देते। उससे मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए मीटिंग के अंदर, डिप्टी कमिश्नर के सामने, ये 10 पॉइंट्स थे, उन पर क्लियर करके हमें इमीडिएट बताएं। अगर कोई कर्मचारी इसमें लापरवाही बरतेगा उसके अगेंस्ट एक्शन होगा। इसके अलावा जो कार्य करने के लिए एस्टीमेट बनाया जाता है उसके बाद टेंडर निकाले जाते हैं, उसमें ज्यादा फर्क न हो। उन्होंने बताया कि करप्शन का सबसे बड़ा कारण टेंडर में हो रही गड़बड़ियां हैं। थानेश्वर के विधायक ने भी अधिकारियों को बिजली के कनेक्शन देने की बात कही। सांसद राजकुमार सेनी ने जाटों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि जो सत्ता में है उन्हें ही आरक्षण क्यों चाहिए। उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि वह कहाँ हैं जो मंत्री बने हैं। यहाँ कोई राजनीतिक व्यक्ति है, उन्हें पहले पीले राशन कार्ड बनवा लेना चाहिए जिसमें वे भी मदद करेंगे, फिर वे आरक्षण के हकदार हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में आंदोलन के लिए जाटों को युवा शक्ति मोर्चा बनाया है। सेना किसी को मारने के लिए नहीं होती। आज सभी वर्गों को आरक्षण दे देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद और जातियां आरक्षण मांगेगी। बड़े लोग, सत्ताहीन लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इसका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए। जाट जाति का जहर न घोलें, उन्होंने की अपील। देखिए, कोई भी सेना बनाई जाती है लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए। सेना लोगों को मारने काटने के लिए नहीं बनाई जाती। लोगों ने अभी हमारे इस ओबीसी ब्रिगेड के खिलाफ एक युवा शक्ति मोर्चा बनाया है, और उस युवा शक्ति मोर्चे को देख करके गुजरात में जो कल का है वो बहुत दुखद है। और इसके बारे में अगर मैं कहना चाहूं तो कल पंजाबी समुदाय ने भी एक वक्तव्य दिया है। तो यदि बड़े लोग आरक्षण मांगेंगे तो बाकी लोग क्यों ना मांगे। सभी को आरक्षण मिल जाना चाहिए इस हिसाब से जातिगत गणना करके, और सभी के सभी हिस्से सुनिश्चित कर दिए जाएं, और उसमें से क्रीमी लेयर सब जगह लागू कर दी जाए कि ये बड़े लोगों के लिए जो है ना आरक्षण नहीं है, ये गरीब लोगों के लिए आरक्षण है। और उस आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करके सभी जातियों को जातिगत गणना करके दे दिया जाए। यदि इसी प्रकार देश को फूंकना है, इसी प्रकार देश को तपती भट्टी में झोंकना है, तो इस प्रकार से जैसे एक समुदाय के लोग हरियाणा में मांग रहे हैं उसी की अनुसरण करते हुए आज लोग गुजरात में मांग रहे हैं, कल लोग उसमें मराठे मांग रहे थे। और जो लोग सत्तासीन हैं वही लोग अगर आरक्षण मांग रहे हैं तो आरक्षण मांग किससे रहे हैं। हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा कि आरक्षण देने वाला कौन है। बस सत्तासीन तुम हो, तुम सारा रख ही लेते हो। पहले आरक्षण तो उसको दिया जाता है जो बचा कुचा होता है कि भाई ठीक है ये तेरे पल्ले डाल दिया। तो मुझे लगता है कि जो सत्तासीन लोग हैं वो अपने हिस्सों को तो पहले सुनिश्चित कर लेते हैं, उसके बाद जो क्लास एससी कैटेगरी है, बीसी कैटेगरी है, कि उन हकों को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सारी इस आरक्षण को खत्म करने की एक मुझे चाल लग रही है। और इस आरक्षण में सिर्फ उन्हीं लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए थी, चाहे वो एससी में, बीसी में, जो लोग वाकई वंचित हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। और ये क्रीमी लेयर तो एवरीवेयर लागू करके जो है ना, मुझे लगता है कि इनके हकों को अगर, मुझे नहीं लगता कि अगर आरक्षण को समाप्त करना है और आरक्षण को समाप्त करके कोई एससी या वाल्मीकि कोई एमएलए एमपी बन पाएगा और या कोई एसपी या डीसी बन पाएगा, क्योंकि जो लोग सत्ता जिनके हाथों में रहेगी वो लोग अपने ढंग से सत्ता का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है ये तो बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के जो उन लोगों के लिए रिजर्वेशन थी जिन लोगों का राजनीति में या सामाजिक संगठन में कहीं कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि बैकवर्ड क्लास में क्रिमिनल ऑलरेडी है। 5 लाख तक के लोग तो इसमें पहले ही नहीं आते, फिर भी लोग इसमें जो है ना इतने ललायत हैं कि सत्ता हमारे हाथ में रहती है, 50% हम पहले ले जाते हैं, 27% हमारा ये हो जाएगा
तो 77% हमारा ही हो जाएगा, इसमें SC-BC के लोग कैसे ले जाएं? तो ये बहुत दुखद है। और अगर ये चाहते हैं तो ये पहले अपने पीले कार्ड बनवा लें, पीले कार्ड बनवाकर फिर जो है ना जो राजनीतिक तौर पर जो मंत्री संतरी बने हुए हैं सभी, वो अपने पीले कार्डों के लिए अप्लाई करें। हम उनकी सिफारिश करेंगे कि भाई हाँ पहले इनके पीले कार्ड बना दें, उसके बाद इनको रिजर्वेशन भी दो। और अगर ये चाहते हैं तो ये पहले अपने पीले कार्ड बनवा लें, पीले कार्ड बनवाकर फिर जो है ना जो राजनीतिक तौर पर जो मंत्री संतरी बने हुए हैं सभी, वो अपने पीले कार्डों के लिए अप्लाई करें। हम उनकी सिफारिश करेंगे कि भाई हाँ पहले इनके पीले कार्ड बना दें, उसके बाद इनको रिजर्वेशन भी दो। आर्थिक आधार पर तो मैं कह रहा हूं कि जातिगत गणना करके सभी कोई किसी के हक में ना डाका डाल सके, सभी को दे दिया जाए। क्यों पंजाबी को क्यों ना मिले, ब्राह्मण को क्यों ना मिले, राजपूत को क्यों ना मिले? आज बनिए की दुकान भी छोटी हो गई है। इन लोगों के तो माल सिस्टम आ गए हैं, बड़े बड़े माल हैं। NCR के चौगिरदे 200 कॉलेजेज हैं और स्कूल हैं बड़े बड़े। तो कहां से शैक्षणिक पिछड़े हैं, कहां से सामाजिक? एक पास से तो डंडा उठा के कह रहे हैं कि हम सारी दिल्ली को जाम कर लें, और दूसरी साइड में कह रहे हैं कि हम पिछड़े हैं, कमजोर हैं, हमारे पास बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं है। दो बातें एक लगत कैसे कह रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहे। या तो ये संगठित हैं और सारा कुछ कर सकते हैं, फिर ये पिछड़े नहीं है। अगर ये पिछड़े हैं तो कोर्ट कचहरी के हिसाब से जो हो रहा है उसकी वेट करें, वहां जाके दोबारा अपनी अपील दलील कर लें। तो मैं कहूंगा कि इनको देखते हुए आज सारा देश उबाल में है, और सद्बुद्धि दे भगवान इनको कि ये अपने इस आरक्षण की जिन को डब्बे में बंद करके देश के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब न करें। तो मेरा ये मानना है कि देश का वातावरण, ये आरोप मुझे करते हैं, मैं किसी वर्ग की बात करता हूं, वो सिर्फ एक जात की बात करते हैं, और ये जाति पाति का जहर ना घोलें तो बहुत अच्छा होगा। सिपाही हूं, एक वर्ग की बात कर रहा हूं, गरीब तबके की बात कर रहा हूं। मुझे यहां तक भी कहने में संकोच नहीं हुआ कि अगर गरीब तबके के साथ कोई खिलवाड़ हुआ, पिछड़ों के साथ कोई खिलवाड़ हुआ, तो मुझे ऐसी राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। इसका सौहार्दपूर्ण माहौल खराब करके अपना मनमाने ढंग से इस सरकार को भी दरकिनार करके, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी दरकिनार करके लगे हुए हैं, तो वो सौहार्दपूर्ण को कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? वो तो सिर्फ उसी काम पे जानते हैं कि भाई हम तो डंडे के बल पे सब कुछ कर सकते हैं। हमारा नॉन वायलेंस है। जिले की महिलाओं को प्रथम महिला पुलिस थाने की सौगात मिली। स्थानीय करनाल रोड पर स्थापित नए महिला पुलिस थाने के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन प्रदेश के खनन एवं भूगर्भ विभाग के राजस्व मंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। ये आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा के अंदर महिला थानों को लेकर के आज ये जो रक्षाबंधन है इससे पूर्व आज महिला थानों का उद्घाटन पूरे हरियाणा में हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी की जो सोच है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे और कई बार उनकी बात को नहीं सुना जाता था, और उनकी बात ठीक प्रकार से सुनी जाए और वो अमल में आए, उनको राहत मिले, महिला सशक्त बने, इसके लिए आज इन महिला थानों का उद्घाटन किया गया है और इनका बहुत बड़ा एक लाभ महिलाओं को मिलेगा। सर, महिला की काफ़ी कमी है। अगर कैथल की बात करें तो मैं यहाँ 16 पुलिस भर्ती है, उसमें भी काफ़ी अभी जरूरत है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हरियाणा सरकार ने 7200 पुलिस कर्मियों की भर्ती को निकाला, शीघ्र ही उसको पूरा किया जाएगा। और जहाँ पर महिला पुलिस अधिकारियों या कर्मचारियों की कमी की बात है उसको भी शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा और किसी भी थाने में कमी नहीं रहेगी स्टाफ की, वो सारा का सारा पूरा हो जाएगा। तो उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जो महिला थाने में जाते हुए हिचकिचाहट उनको महसूस होती थी, जो महिला थाने हैं उसके अंदर उसको हिचकिचाहट नहीं होगी और अपनी बात सीधे तौर पर आकर के यहाँ रख सकते। कि हमारे साथ जो अत्याचार होता है या हमारा जो शोषण होता है तो हम महिला के सामने ही महिलाएं अपनी जो है पर्सनल बात शेयर कर सकती है, जैसे कि बताया भी है। तो इस प्रकार से हम जैसे जेंट्स थाने में जाती थी लेडीज, उनके साथ मानसिक या शारीरिक जो
जो शोषण होता था तो उसमें वे घबरा जाती थी और जो अपनी पर्सनल बातें थी वो शेयर नहीं कर पाती थी। लेकिन अब क्या वो खुलकर अपनी बातें शेयर करेंगी और जो आरोपी है उसको उचित सजा दी जाएगी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि रक्षा। पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने महिलाओं को जो ये थाना एक रक्षाबंधन पे गिफ्ट दिया है, तो उसके लिए मैं धन्यवाद उनका व्यक्त करना चाहूंगी मेरी पूरी टीम की तरफ से और पूरी बेटियों की तरफ से। लेकिन इसके अंदर मेरे को एक थोड़ा सा ये है कि अगर हमारा ये थाना बना है, जब तक हमारी महिलाएं और हमारी महिला पुलिस जो है, अगर महिला जो आ रही है इसके अंदर, उनका सही तरीके से और बिना किसी मतलब दबाव में आकर जो प्रशासनिक कार्य होता है वो करें। और दूसरी ये बात है कि हम सभी बहुत ज्यादा खुश हैं। आमतौर पर मतलब एक नॉर्मल महिला से लेकर और पुलिस ऑफिसर तक सब बहुत खुश हैं, क्योंकि एक अलग सीटिंग जो होती है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो वहाँ पे बैठ के वहाँ उस जगह पे हम लोगों को इतना मतलब एक कॉन्फिडेंस भी मिला, हमें खुद को मिलेगा। और बाकी कोई आम लेडीज हमारे पास आएगी तो वो अपनी समस्या को खुल के बता सकती है। तो था, लेकिन वैसे तो कोशिश तो हर पुलिस ऑफिसर की यही रहती थी कि उससे पूरी बात पूछी जाए, बट कहीं ना कहीं वो हिचकिचाहट रह ही जाती थी कि पुरुष है यहाँ पे, पुरुष के सामने अगर बात जाएगी तो शायद हो सकता आगे भी पहुंचे। तो कई बातें ऐसी थी जो अंदरूनी बातें होती हैं जो महिलाएं पुरुष को नहीं बता सकती हैं, और पुरुष चाहे बेशक महिला भी हो उसके साथ फिर भी नहीं बता, हेजिटेशन जो होती है ना वो होती है। लेकिन महिला थाना जहाँ नाम ही महिला हो गया, तो वहाँ महिलाएं अपना पूरा मन से अपना समझ के जाएंगी और अपनी समस्याओं को बलि पर हमेशा से तैयार हैं और आगे भी रहेंगे, और अब तो और जोर शोर से रहेंगे। हमें महिला थाना जो मुख्यमंत्री जी ने ये इतने सारे खोले हैं सभी राज्य में, तो उनको कामयाब बनाना है। तो मोस्ट वेलकम है, किसी कोई समस्या है हमारे पास आइए। हरियाणा प्रदेश में श्रीमान मनोहर लाल जी के नेतृत्व में संपूर्ण भाजपा की सरकार का गठन हुआ, और हम चुनाव से पहले वादा करके आए थे कि हमारी सरकार यदि जनता ने बनाई तो सबका साथ और सबका विकास करेंगे। और सबका साथ और सबका विकास का मतलब ये है कि हरियाणा प्रदेश के उसमें आधी संख्या महिलाओं की है, और पिछले दिनों कांग्रेस के राज के अंदर किस प्रकार से बहन बेटियों पर अत्याचार हुए, किस प्रकार से महिलाओं का अपहरण और उनकी मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया। हम जनता से वादा करके आए थे कि कानून व्यवस्था को तो हम कायम करेंगे ही, साथ में महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा की व्यवस्था करने का काम करेंगे। माननीय मनोहर लाल जी ने ये बात तय की थी पहली कैबिनेट के अंदर ही कि हम रक्षाबंधन के दिन सभी जिला स्तर पर महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान और स्वाभिमान, और वो अपनी बात खुलकर अपनी समस्याएं बता सके, इसलिए हर जिला के अंदर हमने महिला थाना खोलने की योजना बनाई थी। और आज उसी कड़ी के अंदर उस वादे को पूरे करते हुए माननीय मनोहर लाल जी का सपना था जो, उसको पूरा करने के लिए आज हरियाणा के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हमने महिला थाने की आज ओपनिंग करने का काम किया है। आज पूरा का पूरा मंत्रिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी पंचकूला में इसका उद्घाटन कर रहे हैं। हम पूरे हरियाणा प्रदेश के 21 जिलों में इसका महिलाओं को विश्वास, स्वाभिमान और सम्मान देने के लिए काम कर रहे हैं। सर, महिला पुलिस में भर्ती की जाएगी और ज्यादा? हाँ, अभी जो आने वाली भर्ती है उसके अंदर पहले हमने 500 महिलाओं कर्मचारियों की भर्ती की हमने योजना बनाई थी, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको बढ़ाकर 1000 से ज्यादा महिला कर्मचारियों को हम भर्ती करने जा रहे हैं। और जो भी सुविधाएं देने की बात होगी उनकी तरक्की के लिए, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनकी आगे बढ़ने के लिए हर प्रकार से हरियाणा सरकार एक महिला थाना बनाया, उस बात की मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ पूरी सरकार को, मुख्यमंत्री जी को। ये हरियाणा के अंदर बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, तो महिलाओं का जो है थाना बनाया गया, और यहाँ पर जैसे ही एंट्री करेंगे इस प्रकार से शेल्टर बनाएगी, कंप्यूटराइज बनाया गया, टोटल AC बनाया गया। तो ये हरियाणा के अंदर एक बहुत पहली पहचान हुई है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को गोयल शांति पुरस्कार व फिजिकल साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर टी पद्मनाभन को गोयल अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को गोयल शांति पुरस्कार व फिजिकल साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर टी पद्मनाभन को गोयल अवार्ड से किया गया सम्मानित। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम हॉल में सामाजिक सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को गोयल शांति पुरस्कार व फिजिशियन साइंस के क्षेत्र में योगदान के लिए देश के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर टी पद्मनाभन को गोयल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति हरदीप कुमार ने इस पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए का चेक, प्रशस्ति पत्र एवं मेडल देकर उन्हें सम्मानित किया।
सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक एवं समारोह के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने कहा है कि गोयल अवार्ड उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान है। इस सम्मान के पीछे एक सच्चे भारतीय की प्रेरणा है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से यह अवार्ड ग्रहण करते हुए गौरव महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्वच्छता के लिए अभियान चलाया था और उनके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जो देश को 2019 तक पूरी तरह से स्वच्छ बनाना चाहते हैं। स्वच्छता जो संदेश है उसको आगे बढ़ाना है। गांधी चाहते थे, अब प्रधानमंत्री मोदी चाह रहे हैं, तो ये सब जो पुरस्कार है ये सब स्वच्छता के संदेश को आगे ले जा रहा है। उस कड़ी में ये जो गोयल अवार्ड है वही महत्वपूर्ण है। दूसरा ये है कि शांति के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। और इसका जो अवार्ड की खूबी क्या है कि यहाँ बुला के दिया जाता है। वक्य पुरस्कार में तो आपको अप्लाई कीजिए, पैरवी कीजिए तो जाके मिलेगा आपको। तो ये पुरस्कार तो दुनिया का सबसे बेस्ट पुरस्कार हमारे ख्याल से है कि जहां आपका चयन जूरी ने किया, आपके काम को देख के समझ के पूछ के उन्होंने किया, तो बहुत ही अच्छा लगा। कुरुक्षेत्र से विनोद खोंगार की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।